हेलो एवरीवन, बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बिजनेस लॉ, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर या फिर मैं कहूं कि आज के टाइम में यह सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में आ चुका है। तो बच्चों, आज हम इस सब्जेक्ट का चैप्टर करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो में आपको बिजनेस लॉ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और बच्चों, मेरा ये टारगेट है कि एग्जाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। तो बच्चों, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आप सभी इसे करना भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना ज्यादा फीस दिए आप अपना कंपनी लॉ का सब्जेक्ट कंप्लीट करें और अपने चाहने वाले दोस्तों के भी पैसे ना लगे, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों, बिजनेस लॉ क्या है और इसे क्यों लाया गया, पहले इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि पुराने जमाने में जब रोड पर गाड़ियां कम थी, तब ट्रैफिक रूल्स की हमें कोई नीड नहीं थी और उस समय कोई ट्रैफिक रूल्स भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जब कोई ज्यादा गाड़ियां ही नहीं थी तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी हमारे सामने नहीं होती थी। लेकिन जब रोड पर गाड़ियां ज्यादा होने लगी तो हमारी प्रॉब्लम्स भी इनके साथ बढ़ने लगी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ट्रैफिक के रूल्स लेकर आई और इसी तरह जब बिजनेस में फ्रॉड होने लगे तो इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्ट, या आप उसे कानून भी बोल सकते हो, उसे हमारे सामने लेकर आई और आज यह एक्ट आपके सिलेबस का एक पार्ट बन गया है। अगर हम बात करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, तो बच्चों आपको यह बात पता होनी चाहिए, बिजनेस के फ्रॉड को देखते हुए जो सबसे पहले एक्ट आया था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन पहले ये एक्ट बहुत बड़ा था, जिसमें से बाद में दो एक्ट को अलग किया गया। जिसमें पहला एक्ट जो अलग हुआ था वो था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके बाद गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अलग किया। महज 2 सालों में इसे भी सेपरेट कर दिया गया। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंस्पायर है इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अंग्रेजों से हमें यह एक्ट मिला था। इस एक्ट में हम ऐसे काफी केसेस पढ़ते हैं जो हमने इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 2 टर्म हम सब सुनते हैं, सबसे पहले वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली ये मान लिया जाता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों वर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, कुछ हद तक सही भी है, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ में जो हम इसको यूज करेंगे। लेकिन हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और इसमें कुछ डिफरेंस है। आप कह सकते हो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। इसको समझने के लिए यह लाइन बोली जाती है कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो आइए समझते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते और कौन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ध्यान दो बच्चों, किसी भी प्रकार का सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो में सबसे ऊपर यह लिखा है, ओनली कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा कि सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं और कमर्शियल एग्रीमेंट किस चिड़िया का नाम। तो बच्चों,
सोशल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो हम अपनी फैमिली दोस्तों के साथ करते हैं। आप इसे प्रॉमिस भी बोल सकते हो। तो चलिए बच्चे जानते हैं सोशल एग्रीमेंट होते क्या है। सोशल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो आप जाने अनजाने में प्रॉमिस कर देते हो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हस्बैंड वाइफ से प्रॉमिस कर देता है कि रात को आते वक्त मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, और जब वो रात को आता है तो वो भूल जाता है। तो यहाँ पर उसने अपनी वाइफ का दिल तोड़ दिया, वो प्रॉमिस अपना भूल गया। दूसरा केस हो सकता है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ये कहा कि चलो मूवी देखने चलेंगे कल, और जब कल का दिन जब आया तो एक दोस्त ने मना कर दिया कि यार आज मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर भी प्रॉमिस तोड़ा है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर की, तो कई बार स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं टीचर को कि अगर सर हम इस बार अच्छे नंबर से पास अगर हो गए तो हम आपको पार्टी देंगे, और जो कि कभी आती नहीं है वो पार्टी, हमेशा झूठी बोलते हैं बच्चे। फोर्थ जो हमारा एग्जाम्पल है वो है बेटा एक फादर का अपने बच्चे के साथ। हम हर एक पिता ये बोलता है अपने बच्चे को कि बेटा अगर इस बार अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी, अगर अच्छे नंबरों से पास हुए तो कंफर्म मैं आपको एक बाइक दिला दूंगा पक्का। और ऐसा आपको पता है कि सच्चाई इसमें कितनी है। तो यहाँ पे भी अगेन प्रॉमिस क्या हो जाता है, टूट जाता है। एग्रीमेंट क्या हो जाता है, टूट जाता है। बेटा प्रॉमिस और एग्रीमेंट कहीं ना कहीं एक जैसी ही चीज होती है। तो अगर मैं प्रॉमिस और एग्रीमेंट को एक दूसरे की जगह अगर यूज करता हूँ तो कोई गलत नहीं होगा। आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉमिस क्या है और एग्रीमेंट क्या है और ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जितने भी हमने अभी तक केस पढ़े, चाहे वो फादर और सन का हो, स्टूडेंट्स और टीचर का हो, या दो दोस्तों के बीच में हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, ऐसे में अगर कोई प्रॉमिस तोड़ता है अपना, कोई एग्रीमेंट तोड़ता है, तो क्या सामने वाला पर्सन उसके ऊपर केस कर सकता है? क्या उसको कोर्ट पे लेके जा सकता है? क्या कभी ऐसा होगा कि वाइफ कहेगी कि अच्छा मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए, चलो मैं आपको थाने लेके चलती हूँ, आपको जेल कराऊंगी? पॉसिबल है? नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन होता है कि जब ये एग्रीमेंट होता है तो उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती लीगल एक्शन लेने की। हस्बैंड जब प्रॉमिस करता है वाइफ से तो वाइफ के माइंड में ये नहीं चल रहा होता कि अगर इस बार इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अगर ये मेरे लिए गिफ्ट लेके नहीं आए तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगी। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को जब प्रॉमिस करता है मूवी का, तो दूसरा दोस्त जिसको प्रॉमिस किया गया है उसके माइंड में ये नहीं चलता कि अगर ये कल मूवी देखने नहीं आया तो मैं इसके ऊपर केस करूंगा। इसी तरीके से कभी टीचर भी नहीं सोचता कि अगर स्टूडेंट ने अगर पार्टी नहीं दी तो मैं इसके ऊपर केस करूंगा, इसको कोर्ट लेके जाऊंगा कि इसने मुझे पार्टी क्यों नहीं दी। तो बेटा कहीं ना कहीं ये जो एग्रीमेंट होते हैं, यहाँ पर कहीं भी किसी की इंटेंशन नहीं होती कि वो लीगल एक्शन ले, या आप इसको बोल सकते हो देयर इज नो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। यहां पर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए ये जो एग्रीमेंट होते हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। और ये सारे एग्जांपल है आपके सोशल एग्रीमेंट के। अब बात करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। एक एग्जांपल है बच्चों, मान के चलो एक पर्सन को अपनी कार बेचनी है, दूसरे पर्सन को वो कार अच्छी लगी, उसने कहा कि ठीक है ये जो कार है आपकी कितने की है? उसने कहा कि ये है 5 लाख की। उसने कहा ये लो 2 लाख रुपए अभी, और बाकी 3 लाख मैं आपको 1 हफ्ते के बाद दूंगा, तब ये कार ले लूंगा मैं आपसे। अभी कार आप रखो, पैसे भी आप रखो। पैसे देके वो वहां से चला गया। अब जब वो 1 हफ्ते बाद जब आया तो पता चला कि कार का जो ऑनर है उसने वो कार 6 लाख में किसी और को बेच दी। अब मुझे बताओ क्या इस कंडीशन में उसके ऊपर केस हो सकता है या नहीं? अगर बेटा आपका आंसर है हाँ हो सकता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यों? क्योंकि यहां पर लीगल इंटेंशन हमेशा रहती है कि अगर इसने मेरे साथ धोखा किया, कमर्शियल एक्टिविटी से ही कहेंगे जिसमें पैसे वाला लेन देन है, बट याद रखो पैसे वाले लेन देन का मतलब है दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जब एग्रीमेंट होती है तो 2 पार्टीज होती है और दोनों पार्टीज में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कार बेचने वाले को क्या मिलेगा? पैसा, और जो कार खरीदने आया था उसको क्या मिलेगा? कार। तो दोनों को कंपनसेट किया है हमने यहाँ पर। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है जो कमर्शियल एक्टिविटी है, और जब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंपनसेट मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं।
अब बच्चों बात करते हैं कि कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे एग्रीमेंट जिनमें आप एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सोशल जो थे प्रोमिसेस वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। सोशल एग्रीमेंट में आप देखोगे तो वहां पे कभी भी लीगल इंटेंशन नहीं थी, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स होते क्या हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम एग्रीमेंट में ऐड करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो बेटा उसको आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है बेटा? इस डेफिनेशन में आप एसेंशियल एलिमेंट्स को पता कर लोगे कि वो होते कौन से हैं। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन H, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहोगे कि इनफोर्सिबिलिटी क्या होती है? बेटा इनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं लीगल रेमेडी है। आप कोर्ट में जा सकते हो अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो उस चीज को बोलते हो इनफोर्सिबिलिटी। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंप्लीट अगर वो ना हुआ एग्रीमेंट तो आप कहां जा सकते हो? कोर्ट में। इसको बोलते हैं इनफोर्सिबिलिटी। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ बेटा? कि उसकी कहीं ना कहीं लीगल रेमेडी है, आप कोर्ट में जा सकते हो अगर वो प्रॉमिस नहीं हुआ पूरा तो। जैसे अगर आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आपने फीस पूरी दे दी, एडवांस में दे दी, बिना कहे दे दी, और ऐसे में आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ। प्रॉमिस किया गया था कि आपका कोर्स टाइम के साथ साथ पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में आप कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि यहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कमर्शियल एग्रीमेंट जिसको इनफोर्सिएबल बाय लॉ मिला हुआ है। अब बात करते हैं इनफोर्सिएबल बाय लॉ कहां से आता है। इनफोर्सिबिलिटी किसी एग्रीमेंट में कहां से आती है? कानून किसी एग्रीमेंट को ये अधिकार कब दे देता है कि हाँ अगर ये एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स का जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल देता है, वो है एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ऑफर देते हो और आप खुद ही एक्सेप्ट करोगे, ऐसा तो शायद कभी होगा नहीं। तो कम से कम 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। एक पर्सन ऑफर करेगा और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेटा पहले तो 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है और दूसरा उनके बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। मतलब मान के चलो कि मैंने ऑफर किया किसी पर्सन को कि भाई मुझे आपका मकान खरीदना है। अब सामने वाले ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसे में मैं क्या मान लूंगा कि क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया? क्या मैं अगले दिन अपने घर का सामान ले जाकर उसके घर में रख दूं जबकि उसने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया? तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं। जब सामने वाले पर्सन ने बताया नहीं, बोला नहीं, तो ऐसे में एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से बेटा
एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। अब उसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो मैं अपने फ्रेंड के पास गया और वो अपनी कार के पास था, वो अपनी कार की सफाई कर रहा था या समथिंग कुछ भी, और मैंने उसे कहा कि गाड़ी के कागज लेकर आ और मैं ये गाड़ी लेके जा रहा हूं। अब ध्यान रखो कि मैंने अपने मन में तो गाड़ी को खरीदा, बट क्या उसने मुझे ऑफर किया? मैंने उसके ऑफर देने से पहले एक्सेप्ट कर लिया कि ये गाड़ी मैंने खरीद ली, बट क्या उसने ऑफर किया मुझे गाड़ी बेचने के लिए? नहीं, उसने तो मुझे ऑफर नहीं किया, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, मैंने अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये मैं गाड़ी खरीद ली, अब तू जा बस से जा, डीटीसी बस पकड़ और निकल, ये गाड़ियां हो गई मेरी। बट तो आप ये बताओ, क्या आप इसको एग्रीमेंट कहोगे कि यहाँ ऑफर उसने दिया नहीं, मैंने एक्सेप्ट पहले से कर लिया? फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के घर पे गए, ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट में आ जाता है, पर फिर भी बहुत अच्छा है। आप अपने दोस्त के घर पे गए, वो खाना खा रहा था, आपने इधर उधर कुछ नहीं देखा, सीधा उसकी थाली में बैठ गए कि भाई मैं भी खाऊंगा इसे। आपने बताया क्या उसने ऑफर किया आपको? नहीं, और फिर भी आप बैठ गए, तो क्या होगा? दोनों में लड़ाई हो जाएगी, राइट? तो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, ऑफर का, एक्सेप्टेंस का। एक पर्सन जो ऑफर करे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। थर्ड पॉइंट है बेटा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें जब होती है, तो बेटा ऑफर और एक्सेप्टेंस देते समय और लेते समय दोनों के माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप की, कि अगर बाई चांस ये काम पूरा नहीं हुआ, आई कैन सू फॉर दिस, तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा अगर ये आपने काम नहीं किया मेरा। अब हमारे बीच में प्रॉमिस हो चुका है, अब हमारे बीच में एक्सेप्टेंस भी हो चुका है, अब ये मकान मेरा है, 1 महीने में आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब ऐसे में अगर वो काम पूरा नहीं करता तो बेटा ऐसे में आपको क्या मिलेगा? आपके पास एक राइट होगा कि आप कानून के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि जब आप ये एग्रीमेंट बना रहे थे तब आपके माइंड में ये क्लियर है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो लीगल रिलेशन हमारे बीच में बना हुआ है। इसी वजह से जब भी कोई काम होता है तो एग्रीमेंट जो बनता है बेटा, उसका जो पेपर होता है वो कोर्ट का होता है। आपने शायद देखा होगा, जो आपके घर के जो कागज होते हैं वो किस पे बनते हैं बेटा? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है बेटा अपनी परमिशन देना, अपनी मर्जी से उस डिसीजन को लेना। मान के चलो कि आपने किसी को कहा कि भाई तेरी गाड़ी मुझे चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेट सपोज की फरारी है, आपने कहा कि ये ले इतने पैसे, जितने 2 करोड़ 1 करोड़ जो भी है, और ये ले और ये गाड़ी मेरे को चाहिए। उसने कहा कि मैं नहीं बेच रहा। आपने बंदूक रख दी उसके सर पे, आप बता बेचेगा? क्या कहेगा वो बेचारा? करने लो भाई, राइट? बट एक बात बताओ, क्या ये फ्री कंसेंट हुआ? क्या उसने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया? नहीं। तो बेटा जो डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेते वो एग्रीमेंट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते।